Hello, this is SKB and you are watching महिंद्रा इंग्लिश हब। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्पोकन के लेक्चर में अब हम आज सिखाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़। मैंने पहले आपको बताया था कि भाई अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में निपुण होना चाहते हैं, अंग्रेजी में आप फ्लुएंट स्पीकर होना चाहते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले बेसिक चीजों को सीखना होगा। व्हाट हैपेंस जनरली इन आवर सोसाइटी, क्या लोग पूछते हैं जब आप कहीं निकलते हैं मार्केट वगैरह घूमने के लिए, तो क्या पूछते हैं लोग आपसे यही पूछते हैं समय कितना हो रहा है, समय कितना हुआ है, आपके घड़ी के अनुसार समय कितना हो रहा है, आज तारीख कौन सा है, दिन कौन सा है। और इसी चीज को हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, क्योंकि मेरे भाई हमारे पास सबसे पहले हिंदी में क्रिएशन होता है और हिंदी में सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम दोबारा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारी विडंबना है। पूछे क्यों? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश का तो माहौल ही नहीं है और इस माहौल को अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएटिविटी माइंड की जरूरत होगी। और हिंदी के साथ आप कितना जल्दी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जानते हैं हमारी मदर टंग हिंदी है और भाई हिंदी हमें कोई सिखाया नहीं, हम सीख गए। और उसी प्रकार से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी भी ऐसा लगे कि कोई हमको सिखाया नहीं, सीख गए। लेकिन सबसे पहले आपको जो होता है बेसिक चीजों को जानने की जरूरत होता है और अगर ये चीज जान गए तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं। तो हम आज सिखाने जा रहे हैं टाइम और डेट। बहुत ही टॉपिक क्या है बाबू? टाइम और डेट। आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे, भूलिए नहीं पाएंगे कि समय हम कैसे बताएं, कैसे क्वेश्चन पूछें। देख रहे हैं ना, हम समय बचाने के लिए पहले ही आपको 10 को ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख दिए। जितना तरह के लोग पूछते हैं ना वो सब आप बता दीजिएगा, घबराइए मत, हम यहीं पे हैं। हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे और सिखा के छोड़ेंगे। अभी तो हम कैप्सूले कोर्स शुरू किए हैं ना, टैबलेट और इंजेक्शन कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम आपको डेट के बारे में चर्चा करते हैं। डेट बहुत बच्चों से आप देख लीजिए पूछ करके, आज मान लीजिए डेट, अब बोले जिसको तारीख बोलते हैं हिंदी में। अब हमने व्हाट इज डेट टुडे, ठीक है बाबू, व्हाट इज डेट टुडे? आर यू गेटिंग टू अंडरस्टैंड right now what I am going to teach? I am going to teach how to tell the time, how to tell the date. What happens generally in our society? Why people that simply go to write the question, you have no capability to give the answer? You can give the answer, but at first you have to develop your stamina. And if your heart, mind and soul will be capable to speak in English, then there is no need to help any other. If you create the sentence in Hindi and directly come to the point, you started making translation in English. But what's the need, you know? अच्छे गुरुजी की जरूरत होती है। अगर कोई कन्विंस करने वाला अच्छा हो जाए, आपके एटीट्यूड को अगर पॉजिटिव बना दे, तो अंग्रेजी तो तुरंत बोल लीजिएगा। और मेरे भाई मैंने पहले भी बोला कि शौक नहीं मेरे भाई जरूरत है। तो मैंने क्या बोला कि जब किसी भी व्यक्ति से अगर आपको पूछना है डेट, तो सबसे पहले लगाइएगा वर्ड एक्सक्यूज मी। अगर कोई व्यक्ति है और मुझे लग रहा है कि मैं उससे डेट पूछ लूं, तो सबसे पहले बोलेंगे एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक्सक्यूज मी अंकल, व्हाट इज डेट टुडे? आज तारीख कितना है? लेकिन मेरे भाई बहुत इजी वे में भी पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे? अगर आप कह रहे हैं डेट प्लीज, तो भी आपको वो डेट बताएंगे, है ना शॉर्टकट? डेट प्लीज से भी डेट ही बताएंगे और व्हाट इज डेट टुडे से भी डेट ही बताएंगे। तो सोचने वाली बात है, जो आपको अच्छा लगे वो आप पूछिए, लेकिन उसके पहले एक्सक्यूज मी का प्रयोग
जरूर कीजिए। लेकिन इसकी अगर मैंने चर्चा किया है तो जरा सा आपको कुछ मैं नए अंदाज में, नए तरीके से कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या भाई अगर एक्सक्यूज मी लिखे तो किसी भी व्यक्ति को अगर आपको डिस्टर्ब करना हो मेरे भाई, किसी भी व्यक्ति को डिस्टर्ब करना हो तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग करें, तभी आप अपना सवाल पूछे, तभी आप अपना क्वेश्चन पूछे। लेकिन मैं एक स्टाइल बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, जरा समझेंगे भाई। कभी कभी हम लोग सॉरी भी बोल देते हैं, ये जरा मैं हट के पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरल जानना आपको बहुत जरूरी है। सॉरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब सॉरी को कई तरीके से बोल सकते हैं। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम लॉट ऑफ सॉरी, a lot of sorry, extremely sorry, really sorry, certainly sorry, definitely sorry। जरा हट के बोलिए, और हमारे रहते हुए आपको तो जरा हट के बोलना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आप पढ़ रहे हो भारती गुरुजी से, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है भाई, सॉरी। और उसके बाद एक जो वर्ड आता है हमारे पास आता है फॉरगिव, और एक जो वर्ड आता है मिस्टेक, और एक जो आता है वर्ड उसको बोलते हैं ब्लंडर, ठीक है। और एक जो वर्ड आता है अप्लोजाइज आता है, अप्लोजाइज, ठीक है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपने देखा सॉरी कहां पे बोलते हैं, फॉरगिव कहां पे बोलते हैं, मिस्टेक कहां पे बोलते हैं, ब्लंडर कहां पे बोलते हैं, अप्लोजाइज कहां पे बोलते हैं, और पार्डन शब्द का प्रयोग हम कहां पे करते हैं। आज बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जरूरत है ना आपको जानने की। नहीं कैसे जान पाइएगा, हमारे रहते और आप नहीं जान पाइएगा, हम आपको सिखा के छोड़ेंगे ना, कहे है ना। अब ये देखिए क्या है ना मेरे भाई, सॉरी एंटीबायोटिक होता है। जहां भी आप चाहे बोल लीजिए ना, कोई मना कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और किसी में टच कर गया, आपके साइकिल का चक्का टच कर गया, या फिर कहिए हैंडल टच कर गया, और किसी भी तरीके से टच किया, बोलिए सॉरी। कहीं जा रहे भीड़ में टकरा गए, बोलिए ना सॉरी। सॉरी एंटीबायोटिक है, कहीं बोलिए चलेगा। नहीं समझे, स्लिप ऑफ टंग हो गया, बोल दीजिए ना। मतलब ये है कि बट सॉरी एंटीबायोटिक है। और मैंने बताया कि सॉरी के जगह पर बहुत सारे यूज कर सकते हैं शब्दों को, बहुत सारे शब्द हैं। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, लॉट ऑफ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सर्टेनली सॉरी, डेफिनेटली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, सो मच सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई भी यूज करो ना मेरे भाई, किसी को भी इंप्रेस करने के लिए, लेकिन छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत, क्योंकि छोटी छोटी सफलता में ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोयले के खान में हीरा। अरे मेरे भाई आप हीरे हो, मेरे लिए तो हीरे हो भाई। आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो दिल में बसते हो, और जो नहीं देख रहे हो वो भी मेरे दिल में बसते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं सॉरी, मैंने बोला सॉरी एंटीबायोटिक जहां यूज करना है यूज कर दो मेरे भाई। लेकिन भाई ये बात आ रही है फॉरगिव का, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सबका हिंदी होता है माफ करना। ये भी तो एक ट्रिक और टेक्निक है, सबका हिंदी होता है माफ करना। अब जैसे हम जान रहे हैं कि माफ करना होता है, तो भाई एक्सक्यूज मी भी बोले तो ही कर माफ कीजिएगा। आपके घड़ी में कितना समय हो रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा आज कितना तारीख है, अंकल जो भी बोलना है आपको, ठीक है ना, उससे बोलकर बोल। अब यहाँ पे कहे कि फॉरगिव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जबकि पांचों का हमको यूज करना है। कभी भी अगर हमें क्षमा याचना की बात करनी है तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, तो कैसे यूज करेंगे जरा देखिए मेरे भाई। जब बहुत बड़ी गलती हो जाए और माफी के लायक नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाने के दौरान किसी बच्चे का, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी से। अब उस समय मेरे भाई जान बचाने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अगर बख्श दिए लोग तो आपकी जान बच गई। यानी बहुत बड़ी गलती जो माफी के लायक नहीं हो उसमें हम लोग बोलते हैं फॉरगिव। लेकिन मेरे बाबू मिस्टेक जो बोलते हैं ना वो छोटी मोटी गलती के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, ये देख रहे हैं ना कि मार्कर मेरे हाथ में है, और मैंने कहा कि बाबू इसको ले लो। आप लेना चाह रहे थे, हम देना चाह रहे थे, तो ना आप मार्कर ले सके और ना हम आपको मार्कर दे सके। तो इसमें क्या हुआ भाई, नीचे गिर गया, और ये जब सरफेस पर गिर गया तो इसको बोलते हैं मिस्टेक। अगर आप लिख रहे हैं और कहीं पर स्पेलिंग, तो उसको सॉरी नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। छोटी गलतियों के लिए हम लोग मिस्टेक का प्रयोग करते हैं मेरे बाबू। और बात बनती है ब्लंडर का, तो बहुत लोग सुने होंगे भाई वहाँ ब्लंडर मिस्टेक हो गया। अरे मेरे भाई ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं होता है, याद रखिएगा। ब्लंडर अलग होता है, मिस्टेक अलग होता है। हाँ
ये बात है कि सबका मीनिंग एक होता है, लेकिन आपको समझना है क्या कि भाई मिस्टेक छोटी गलती के लिए होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है बहुत बड़ी गलती जब कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती, और वहां पे माफी मांगने के लिए बाबू हम प्रयोग करते हैं फॉरगिव का। और ब्लंडर जो होता है ये जानबूझकर गलती करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं, तब जाके ब्लंडर। कैसे भाई? अब सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा 4-5 बच्चे एक जगह खड़े हैं और एक आया और उसका बाल इस तरीके से खींच दिया। अब पता है उसका मूड ठीक नहीं है, 2-4 फट दे दिया। ए भाई तो जानबूझ के गलती हुआ ना। अब क्या है, अब समझिए, लगा कि नहीं भाई आपके घर में कोई पकवान पक रहा है और आपको बड़ा मूड खराब है और कहा कि नहीं हम न खाएंगे और न खाने देंगे। मेरे भाई आपने इतना सॉल्ट उठाया, नमक लिया और जाकर के उसमें डाल दिया, पूरा टेस्ट खराब हो गया। अब सोचने वाली बात है, आपने जानबूझ करके गलती किया है कि नहीं, वो ब्लंडर है। आपको कहीं बाहर जाना है लेकिन जाने का मूड नहीं है, और क्या कर रहे हैं कि भाई आपका जो शूज है, सॉक्स है, वो क्या करते हैं पानी में भिगो देते हैं और आप बहाना बनाते हैं क्या भाई कि मैंने हमको नहीं जाना है क्योंकि मेरा शूज जो है वो भींगा हुआ है, मेरा सॉक्स जो है भींगा हुआ है। ये जानबूझ करके गलती हुआ कि नहीं? तो मेरे बाबू ये चीज समझना है, मेरे भाई समझना है कि जानबूझ करके गलती करेंगे तब ब्लंडर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं अपोलोजाइज का। अब अपोलोजाइज जो यूज करेंगे बहुत ही मजेदार है मेरे बाबू। क्या मजेदार है जरा देखिए। ये जो अपोलोजाइज है ना वो खेल और राजनीति में इसका हम प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? खेल और राजनीति में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे सोनिया गांधी पर लोग कमेंट किए थे, जैसे उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, हालांकि अब तो एक्सपायर कर गए हैं, ठीक है ना। वो हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कमेंट किया था सोनिया गांधी पर, तुम तो ठहरी परदेशी, देश क्या चलाओगी और सुबह पहली फ्लाइट से इटली भाग जाओगी। इसी पर उन्होंने केस फाइल कर दिया था, ठीक है ना। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को क्षमा याचना, तो पेपर में मैंने देखा था लिखा हुआ था, या हमारे गुरुजी ने भी बताया कि बाबू ये खेल राजनीति में, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखा हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी अपोलोजाइज विद सोनिया, दैट मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया से क्षमा याचना किया। चलिए ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। खेल में दो बच्चे बहुत अच्छे, जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा या और भी कोई प्लेयर है, ठीक है ना, विराट कोहली, आपस में अगर झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ने के बाद जो है वहां पे तो सॉरी बोल करके काम चला लेंगे, लेकिन मेरे बाबू जब वहां से निकलेंगे ना तो क्या आएगा पेपर में? अपोलोजाइज। अगर समझौता करते हैं तब, एक दूसरे के साथ टैग पीट से करते हैं तब, क्षमा याचना करते हैं तब। अब ये वर्ड बच गया पार्डन। जैसे भाई आपने किसी से टेलीफोन नंबर पूछा, बोला हेलो, बोला यस, हु स्पीकिंग, ओके आई एम स्पीकिंग भारती। ओ भारती, सो एक्चुअली व्हाट इज योर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर? ओ माय गॉड, you want to take personal contact number? I'm giving you, note down, 99342888655. Oh my god, what are you telling? Pardon please, क्योंकि pardon please का मतलब ही होता है दोहराइए। नहीं समझे? मैंने इस चीज को पढ़ाया और लग रहा है कि नहीं बेहतरीन तरीके से मैंने ये पार्डन को नहीं समझा, तो पता है क्या करेंगे? बोलेंगे सर पार्डन प्लीज, मैंने पढ़ाया और ये समझे फॉरगिव कैसे यूज करते हो नहीं समझे, ठीक है ना। आई हैव डाउट how to use forgive in your sentence, but you have not understood well. So what you have to do that time, at first you have to tell, excuse me sir, pardon please, then a teacher will get to understand. Yeah man, the student is not understanding well, that is why they still write the question, and teacher's responsibility to make you understand once again, that is why you have to use their I beg your pardon please। बाबू अंग्रेजी से घबराओ मत, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओनली योर प्रैक्टिस मेक अ फ्लुएंट स्पीकर, दैट इज व्हाई यू हैव टू केयर अबाउट दैट। वोकैब्स रटो ना भाई 10-5, स्ट्रक्चर्स पर ट्रांसलेशन बनाओ ना मेरे भाई, ग्रामर्स रूल्स पढ़ो ना भाई। देखो यार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक बार देखे एक बार स्पीकर बन गया हूँ, लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ स्पीकर बन सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छा वक्ता नहीं बन सकते हो, लेकिन कंटिन्यूटी आपकी जरूरत है। और अगर आप इस चीज को समझते हैं तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी आपके मुट्ठी में है।
आप अंग्रेजी से कभी नहीं डरोगे, एफर्ट करने की जरूरत है। तो बाबू आप समझ गए होंगे कि सॉरी एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है, फॉरगिव समझ गए होंगे कि इस तरह का गलती जो बहुत बड़ी गलती हो, माफी के लायक नहीं हो, मिस्टेक भी समझ गए होंगे कि छोटी गलती के लिए मिस्टेक का प्रयोग करते हैं, ब्लंडर समझ गए होंगे कि भाई जानबूझ के गलती करते हैं, तब अपोलोजाइज समझ गए होंगे कि खेल और राजनीति में प्रयोग करते हैं, और किसी भी चीज को दोहराने के लिए, किसी भी चीज को दोहराने के लिए, ठीक है ना, दोहराने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पार्डन। ठीक है, इसका और भी सेंटेंस मैं आपको बताऊं, जैसे आई बेग यू पार्डन से भी हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो बाबू मैं समझता हूं कि ये सॉरी आप समझ गए होंगे, एक्सक्यूज मी आप समझ गए होंगे, फॉरगिव आप समझ गए होंगे। अब देखिए बात हम कर रहे थे आपका डेट के बारे में। तो भाई मैंने बताया कि जब किसी से भी अगर आप कुछ पूछते हैं तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मेरे बाबू? ये ध्यान रखना है कि अगर आप डेट पूछ रहे हैं तो भाई इससे भी हो सकता है डेट, यानी व्हाट इज डेट टुडे, और डेट प्लीज से भी आपको वो बताएंगे। लेकिन रहेगा कि आज 1 तारीख है, तो जानते हैं यहाँ पे क्या करता है सर, बहुत लड़के गलत कर देते हैं। जानते हैं क्या गलत करते हैं? कह देते हैं कि टुडे इज 1। मेरे भाई 1 नहीं होता। आप बताइए कि जब आपसे हम पूछते हैं कि भाई 1 जनवरी को आप कहाँ जा रहे हो, तो 1 जनवरी बोलते हैं कि 1 जनवरी बोलते हैं? सिंपल सी बात है मेरे बाबू कि आप 1 जनवरी बोलते हो, तो आपको होना चाहिए। और आप जानते हैं कि टाइम और डेट बनाने के लिए, टाइम और डेट को बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। टाइम को बताने के लिए, डेट को बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। ईट इंट्रोडक्टिव वर्ड और देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन चीज है आपके लिए और जानना बहुत जरूरी है। ईट और देयर पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ईट जो है इंट्रोडक्टिव है, तो मैंने बोला व्हाट इज डे टुडे, और अगर 1 तारीख है तो कहीं ना कि इट इज और 1 नहीं बोलेंगे बाबू, फर्स्ट बोलेंगे। अगर 2 रहेगा तो सेकंड बोलेंगे, 3 रहेगा तो थर्ड बोलेंगे, 4 रहेगा तो फोर्थ बोलेंगे, इसी तरीके से 10th बोलेंगे। और 21 तारीख रहेगा बाबू तो 21st बोलेंगे, अगर 22 तारीख रहेगा तो 22nd बोलेंगे, और अगर 23 तारीख रहेगा 23rd बोलेंगे, और इस तरीके से लास्ट चले जाएंगे 31st तक, और इसके बाद नहीं होता। तो आज के बाद आप ध्यान रखिए। लेकिन मेरे बाबू जब हम लिखने का काम करते हैं तो देखिए हमारे पास 2 फॉर्मेट आता है। क्या फॉर्मेट आता है? एक जो फॉर्मेट होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक जो फॉर्मेट होता है वो होता है डी डी एम एम और वाई वाई, और एक जो फॉर्मेट होता है एम एम और डी डी और वाई वाई। ठीक ना? तो ये डी से डेट हो गया, एम से मंथ हो गया, वाई से ईयर हो गया। ठीक है ना? ऐसे लिखा हुआ आप देखे होंगे। ठीक है ना? और ये भी पहले मंथ हो गया, ये डेट हो गई है। देखो भाई मैंने क्या बताया कि 2 तरह का लैंग्वेज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। एक तो ब्रिटिश। तो भाई आप ये बात मेरे को बताओ, हमारा देश किसका गुलाम था? ब्रिटिश का। तो हम कौन सी लैंग्वेज को जानेंगे? ब्रिटिश लैंग्वेज को। आप इंग्लिश किससे पढ़ रहे हो? भारती सर से। तो आप किसकी लैंग्वेज को सीखोगे? भारती सर के। तो सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने पहले भी बताया था कि भाई खड़ी हिंदी का 2 रूप आसपास में ही देख लीजिए, मगधी और भोजपुरिया। और अगर भोजपुरी भाषा भी आप बोलते हैं तो हम लोग मगधी वाले समझ जाते हैं, और दोनों मिलकर के भी हम लोग खड़ी हिंदी बोल सकते हैं, इन द लाइक ऑफ सेम। उसी प्रकार से तो देखो बाबू, अमेरिका में सबसे पहले मंथ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका जन्म, ठीक है ना, हमने बोला कि 1990, तो ईयर हो गया। लेकिन डेट के तारीख हो तो यहाँ पे हमने बोला कि 10, तो आप यहाँ पे मंथ हमने बोला, ठीक है ना, कि मंथ यहाँ पे बोल दिया कि भाई 12, तो 10/12/1990। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे 10/12/1990, लेकिन इसी चीज को, ये तो ब्रिटिश हो गया, हम लोग जो लिखते हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि डीडी हो गया, पहले डेट हो गया, फिर उसके बाद मंथ हो गया, फिर उसके बाद ईयर हो गया। लेकिन यही चीज देख लीजिए कि इसमें क्या हो गया कि दोनों चेंज हो गए। यानी जब हम अमेरिकन लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मंथ को लगाएंगे, फिर उसके बाद। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इससे काम नहीं चलेगा। काहे भाई? क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में कैसे। तो न्यूज़पेपर की कैसे न्यूज़पेपर में लिखा है, देखिए 10 दिसंबर और ये 90 लिख सकते हैं, या फिर एक चीज और लिख सकते हैं, ठीक है ना, पहले दिसंबर लिख सकते हैं ऐसे 10 और तब ये लिख सकते हैं। भाई ये दुनिया के किसी भी कोने में चलेगा।
तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आपको डेट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई आपसे डेट पूछेगा तो आप बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइम की ओर, ठीक है ना। ये बाबू पूरी दुनिया में चलेगा, या तो 10 दिसंबर 1990 लिखते या दिसंबर 10 लिखते 1990, ये सब सही है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो आगे हम टाइम की ओर चलते हैं, ठीक है ना भाई। किस तरीके से, अब हमने किसी से टाइम पूछा, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड बताया, ठीक है ना, क्या बताया, एक्सक्यूज मी। अब देख लीजिए, अगर हम उससे पूछते कि टाइम प्लीज, तभी वो बताता, ठीक है ना। अब इससे पूछते प्लीज टाइम, तभी हमको बताता। लेकिन अगर हम पूछे कि व्हाट इज टाइम, फिर भी हमें व्हाट इज टाइम प्लीज, तो अब इसमें कर दिए व्हाट इज टाइम प्लीज, तभी वो हमसे बताते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इस तरीके से पूछते हैं कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, एक मतलब होता है बाबू कि आपके घड़ी के अनुसार, बाई मीन्स यहाँ के अनुसार होगा, आपके घड़ी के अनुसार कितना समय हो रहा है। आज के बाद टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा दावा है। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, या फिर पूछते हैं कि व्हाट डू यू मेक, ठीक है, द टाइम। बाबू जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। टाइम प्लीज भी पूछ सकते हैं, प्लीज टाइम भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज टाइम प्लीज भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज टाइम योर वॉच भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू मेक इट टाइम भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू मेक द टाइम भी पूछ सकते हैं, जो आपको अच्छा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सबका हिंदी यही है, आपके घड़ी के अनुसार कितना समय हो रहा है, प्लीज हमें आप समय बताइए। सबका हिंदी एक ही बाबू, बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। आप जैसे भी बोलिए, भाषा का मतलब ही होता है बाबू कि अगला आपकी बातों को समझ जाए, नहीं कि हम इस तरह का भाषा बोल रहे हैं और अगले को अच्छा नहीं लग रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है, तो भाषा बोलने से क्या फायदा। तो ये देखिए एक्सक्यूज मी, और अभी इसीलिए मैंने ये सब सॉरी फॉरगिव वगैरह बताया है, ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज है कि जैसे मैंने बोला बाबू, जब पूरे की बात होगी, जब मैंने पूछा एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज, मैंने पूछा भाई कितना समय हो रहा है, कितना समय हुआ है बाबू, तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि कह दिए कि 7 बजे हैं, तो मैंने क्या बोला कि टाइम डेट के लिए ईट इंट्रोडक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो मैंने कहा कि इट इज, और यहाँ पे लिखा 7 और उसके बाद ओ क्लॉक, ठीक है। अब देख लीजिए इट इज 7 o'clock, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मेरे भाई, ओ का मतलब कि ओ और अपस्ट्रॉफी का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ क्लॉक का मतलब होता है बजे, ठीक है ना। ऑफ और क्लॉक जोड़ देंगे तो बजे, यानी पक्का टाइम बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब बोले 7 बजे, तो 87, मेरे साथ बोलो बोलो, क्या बाबू, 7 बजे इट इज 7 o'clock, 8 बजे इट इज 8 o'clock, 9 बजे इट इज 9 o'clock। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मर्जी है कि अगर मेरे से कोई टाइम पूछा, इट इज को हटा दीजिए, बोलिए ना 7 o'clock, वो समझ जाएगा कि 7 बजे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमको इसको भी हटा देना, तो मैंने तो टाइम पूछा, बोला व्हाट इज टाइम, या मैंने बोला प्लीज टाइम, तो आपने बोला 7, मैं समझ गया भाई टाइम पूछे तो टाइम ही तो बताएंगे। अगर किसी से पिताजी का उसका नाम पूछेंगे तो थोड़ी ना वो जो है मौसा का नाम बताएगा, वो जब भी बताएगा तो पिताजी का नाम बताएगा। तो इन द लाइक ऑफ में हमने पूछा टाइम प्लीज, उसने बोला 7, हम समझ गए। लेकिन यही डेट प्लीज बोलते और वो बोल देता 7th, तो हम समझ जाते कि 7 तारीख है। और वही चीज तो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे भाई, दुनिया के फेर में मत रहो, सीखने की कोशिश करो, जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ सीखना है, समझ गए। कभी आप परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, ठीक है ना, लेकिन सीखते रहना है मेरे भाई, सीखते रहना। अब देखो मैंने क्या बोला, 7 बजे 8 बजे। अब देखिए टेक्निक से हम कैसे, पहले इसको हम लोग इसको, ठीक है ना, इसको मैं पहले मिटा देता हूं। अब देखिए आगे हम लोग क्या सीखते हैं टाइम के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपली एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबू मैंने तो बताया स्ट्रक्चर के बेस पर सिखा है। मैंने लिखा ईट, ईच, प्लस लिखा एम, फिर प्लस लिखा PAST पास्ट, टू लिखा और अबाउट लिखा, ठीक है बाबू, फिर लिखा HH और तब उसके बाद लिखा ओ क्लॉक। यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस तरीके से इसको हमने कर दिया, ठीक है ना, इस तरीके से कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, HH हो गया और ये ओ क्लॉक हो गया। अब जरा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, इटीज का कोई अर्थ नहीं होता, ये जो है अर्थहीन है, सेंटेंस में अर्थहीन यहाँ के लिए। अब आप प्रोनाउन की बात नहीं करेंगे कि इट का मतलब यह होता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए जो सारा चीज प्रोनाउन में आपको पढ़ाएंगे,
ये जो है एम है, एम से मैंने बताया कि बाबू ये मिनट की बात मैं बोल रहा हूँ। पास्ट का हिंदी होता है बीत चुका है, याद रखिएगा बाबू, इसकी जरूरत है, बीत चुका है। टू का हिंदी होता है देर है। अबाउट का हिंदी होता है लगभग, ठीक है, लगभग। एचेस का मतलब होता है, एच से आवर होता है, आवर मीन्स होता है घंटा, और ओ क्लॉक का मतलब बजे है होता है। देखो मेरे भाई एक बार समझ लो ये स्ट्रक्चर को, बहुत ही ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। देखो जो गुरु कृपा होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे नहीं कहा गया है कि माता पिता और गुरु को सम्मान करो, भाई जो कुछ भी मैं हूँ अपने गुरु की बदौलत हूँ, और उसमें मेरे माँ बाप का भी बहुत सहयोग है, इसलिए मैं तहे दिल से, ठीक है ना, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो है, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं वीडियो देखने के लिए, कि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखिएगा ना बाबू, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरा समझने के लिए वीडियो को देखिए। जिंदगी में हर एक काम करने का बार बार चांस मिलती है। एक दुकान खोली, नहीं चला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पढ़ने का चांस बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं भाई कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान से भेंट हो जाना। तो भाई जब तक प्रिपरेशन नहीं अच्छा आपका होगा, सरकारी नौकरी होगी नहीं होगी। खैर, तो ये जो है ना, कहे इट इज यहाँ पे अर्थहीन है। एम से मिनट, पास्ट मीन्स बीत चुका है, टू मीन्स होता है देर है, अबाउट मीन्स होता है लगभग, एच मीन्स आवर, आवर मीन्स घंटा होता है, और ओ क्लॉक मीन्स ऑफ क्लॉक होता है, जिसका मतलब बजे है, और ये पक्के समय के लिए होता है। अब कैसे करेंगे भाई, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेकर के 44 मिनट तक। एक चीज और मैं मार्केबल चीज बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे रूल कहता है बाबू, जो मैंने बुक पढ़ा है या मेरे गुरुजी ने पढ़ा है, रूल कहता है कि 5 का मल्टीपल अगर आपको मिल रहा है, जैसे 5 मिनट, तो मिनट्स नहीं लिखते हैं, लेकिन मैंने कहीं कहीं बुक में मिनट्स भी लिखा हुआ देखा है कि जैसे 5 मिनट्स, लेकिन कहता है कि आप 5 मिनट लिखिए ना 5 के मल्टीपल में। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 10 मिनट भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मिनट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बुक में देखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 to कितना 44 मिनट तक। अब जब चाहे ना तो एक ही फंडा को आप यूज कीजिए। देखिए जरा सा हम आपको फंडा बता रहे हैं बाबू। मैंने एक ट्रांसलेशन आपके सामने लिखा, क्या भैया, तो हमने लिखा क्या, 7 बजकर, अगर मैंने लिखा 7 बजकर, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 मिनट से लेकर 14 मिनट तक, ठीक है। क्यों लिखा भाई, क्योंकि एक बीच में आएगा आपको जिसका नाम है क्वार्टर, क्या है बाबू, क्वार्टर, और एक आएगा जिसका नाम है हाफ, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब आपको जानना होगा सवा और पौने, ठीक है ना, और ये बराबर 15 मिनट होता है मेरे भाई। ये क्वार्टर का मतलब 15 मिनट होता है, ठीक है। और इसको सवा पौने के रूप में यूज करेंगे, कहाँ, घड़ी के समय देखने के लिए। मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज होता है, फंक्शन के अनुसार सब चेंज होता है। क्वार्टर है, इसमें एस जोड़ दीजिए, क्वार्टर्स हो जाएगा। क्वार्टर्स का मतलब होता है घर, समझ रहे हैं। क्वार्टर मीन्स होता है चौथाई, दैट मीन्स सवा और पौने बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस तरीके की बात बोलेंगे क्वार्टर्स, तो हो जाएगा क्या भाई, घर। तो सोच रहे ना कि थोड़ी सी एगो उसमें इसको ऐड कर दिया, और देखिए अर्थ क्या बदल गया। तो खैर आपको टेंशन नहीं। 7:01 से 14 मिनट, जैसे ही 15 मिनट होगा तो हम सवा बोल देंगे, और 30 मिनट होगा तो हाफ बोल देंगे, और हाफ बोलेंगे तो इसके लिए हम साढ़े का प्रयोग करते हैं। और साढ़े तभी बोलते हैं जब बात 30 मिनट की होती है, ठीक है ना, जब आधा घंटा की बात होती है, ठीक है ना, आधा घंटा की बात होती है। क्लियर। तो मेरे बाबू 7:01 से 14 मिनट हो रहे हैं, हुए हैं, हो गए हैं, ठीक है। जो भी आपको लगे उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो इंग्लिश में टाइम बताइएगा, तो करना क्या है ना कि जैसे ही 1 से 14 मिनट रहेगा फिर भी, और जैसे अगर सवा की बात आएगा तो 15 मिनट रहेगा, तो 15 नहीं बोल करके हम इसके जगह पर क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही आपको 30 के बाद चलेंगे 31 से 44, फिर भी हम वही नियम को अपनाएंगे। और जैसे ही अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके बीच में एक आता है 30 मिनट वाला, तो समझ लीजिए उसी को बोलते हैं हाफ, और इसी को बोलते हैं साढ़े, ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसलेशन मैंने बोला 7:01 से 14 मिनट हुए हैं, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि 7:15 बजे है, ठीक है। और एक जो मैंने लिखा क्या भाई, 7:30 बजे, 7:30 बजे हैं। अब देख लीजिए जरा सा,
कि भाई इसके बीच में क्या आ रहा है, मैंने तो 1 से 44 मिनट तक के, और जब भी आप टाइम पूछते हैं देख लीजिएगा, यही ना पूछेंगे व्हाट इज टाइम प्लीज, तो वो बताएगा टाइम, बोला क्या बताएगा, तो मेरे बाबू यही ना टाइम बताएगा 7 बजे थी 7 o'clock, नहीं तो 7 o'clock या फिर 7 बताएगा, जो भी बताएगा 7 बज करके अभी 1 से 14 मिनट तक की बात कर रहे हैं। तो मैं बोला कि भाई कैसे बनाएंगे, तो आप 1 से 14 मिनट में वही बनाएंगे जो 1 से 44 मिनट में बनाएंगे, बीच में केवल 2 आएगा, एक सवा के लिए 15 मिनट होगा और उसको हम क्वार्टर के रूप में यूज करेंगे, और साढ़े के लिए 30 मिनट का होगा जो हम हाफ के लिए यूज करेंगे। तो अब हम चले 7:15 बजे, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो भाई सबसे पहले टाइम के ट्रांसलेशन को बनाने के लिए इटीज का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले मैंने लिखा इटीज, ये अर्थहीन है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, बोलना चाहो बोलो, नहीं बोलना चाहो मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज, ठीक है ना, इट इज मैंने लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, भाई स्ट्रक्चर को याद कर लो ना, मैंने क्या बोला, इट इज अर्थहीन यहाँ पे है, एम से क्या बोला मिनट, अब मिनट लिखो, क्या लिखना चाह रहे हो, 1 मिनट दे दे, मैं 2 मिनट दे दूं यहाँ, 4 मिनट दे दूं यहाँ, 6 मिनट दे दूं यहाँ, 10 मिनट दे दूं यहाँ, जो आप कहो मैं लिख देता हूं। और अगर आप चाहें तो भाई 7:15 की बात कर रहे हैं तो आप 15 मिनट भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि 15 मिनट नहीं दीजिएगा, 15 मिनट को आप लिखिएगा क्या चीज, क्वार्टर के रूप में लिखिएगा। तो बाबू इट इज या तो 2 मिनट्स बताओ, और देख लीजिए बीत चुका के अंग्रेजी हमने यहाँ पे पास्ट लिखा है, और भैया 44 मिनट तक के लिए आपको पास्ट यूज करना है, दिमाग में बैठा लीजिए, 1 से लेकर के 44 मिनट्स तक आपको पास्ट का ही यूज करना है। फिर से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, 1 से लेके 44 मिनट्स तक केवल आपको पास्ट का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब मैंने बोला पास्ट, और बताइए कितना है, 7 ना, तो मैंने 7 लिखा, तो जरा देखिए आवर में 7 हो गया, और ओ क्लॉक था लास्ट में, मैंने ओ क्लॉक लिखा, तो भाई तो हो तो क्या हो गया, इट इज, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, क्वार्टर, फिर उसके बाद पास्ट 7 o'clock, 7:15, अब देख लीजिए 8:15 बजे, इट इज 8:15 8 o'clock, 9:15 बजे, इट इज 9:15 o'clock, 10:15 बजे हैं तो इट इज 10 o'clock। और मेरे भाई अगर मैं बोल रहा हूँ 10:05 हुए हैं तो इट इज 5 मिनट, क्वार्टर की जगह पर 5 लगा देंगे, इट इज 5 मिनट, अब पास्ट बोलेंगे 10 o'clock। अगर मैं बोला कि 9:10 हुए हैं तो फिर जरा सा देख लीजिए, इट इज लगाएंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट्स लगाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पास्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, 9 लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम ओ क्लॉक लगाएंगे। मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले इट इज लिखेंगे, फिर मिनट लिखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट लिखेंगे, कितना दूर तक बाबू, 1 से 44 मिनट तक के लिए, एकदम दिमाग बैठा लीजिए, 1 से 44 तक के लिए लगाएंगे, 1 से 44 तक के लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम फिर एचएच लिखेंगे, फिर ओ क्लॉक लिखेंगे। और आपको तो मैं बता चुका, अगर बोलता कि इट इज 7:15 o'clock तब भी सही था, और अगर बोलता 7:15 o'clock तब भी सही था, और अगर मैं खाली बोल देता 7:15 तब भी मेरा सही था, ठीक है। 7:15 का मतलब ही हो गया, क्योंकि एक जगह पर यूज है, आप उलट पलट करके यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर आपकी गलत हो सकती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर गलत होगा तो अगला नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एक भाषा है। मैंने बोला कि भाई भाषा तो ऐसा होना चाहिए जो अगले को समझ में आए। तो अब यहाँ पे अब देखिए बात आ रही है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे है का मतलब नहीं समझे, जैसे मैंने बोला कि ईटी से शुरुआत की, कोई दिक्कत नहीं है, और 7:30 के लिए मैंने बोला था कि हाफ का प्रयोग कीजिएगा, क्यों, क्योंकि 7:30 तभी बोलते हैं जब 30 मिनट की बात होती है, तब यहाँ पे 30 मिनट नहीं बोल करके हाफ लिखे। अब मैंने तो 44 मिनट तक के लिए पास्ट बताया, तो हाफ पास्ट हो गया, और यहाँ पे 7:30 बजे तो 7 लिखे, और उसके बाद ओ क्लॉक लिख दिए, तो ये हो गया 7 o'clock। तो हम समझते हैं कि आप यहाँ तक, अब देखिए करें 7 बज करके अब इस तरह 35 मिनट हुए, तो भाई इट इज पहले लिखिए ना, इट इज पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद 35 मिनट्स लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो पास्ट लिख दीजिए, फिर उसके बाद लिख दीजिए कि 7, और उसके बाद लिख दीजिए ओ क्लॉक, तो हो गया 7:35 हुए। अगर 8:40 हुए तो आप लिखिए ना कि इट इज 40 मिनट पास्ट, फिर उसके बाद 8 o'clock, बस इसी फंडा पे यूज करना है, ठीक है। तो 1 से 44 मिनट तक के हम समझते हैं कि बनाना चाहिए। 12:30 बजे 12:30 o'clock, 1:30 बजे है 1:30 o'clock, 2:30 बजे हैं तो आप बोलिए 2:30 o'clock, आराम से बना सकते हैं ट्रांसलेशन को, और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अभी और मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि 1 से 44 मिनट तक के लिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे, लेकिन बाबू इसके बाद भी हमारे साथ एक चीज होती है जो कि समझना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है जरा देख लीजिए। एक ये बात होती है
कि भाई 44 के बाद तो 45 आता है। देखिए भाई, इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं, कुछ अपने से मत कीजिएगा, जो रूल्स है उसी को फॉलो कीजिएगा। आपने देखा होगा चौराहे पे खड़ा होकर के चाय पीते हो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो फालतू की बात करते रहते हैं। लेकिन भाई मैं एक सत्य बता रहा हूं, समय का सदुपयोग करना सीखिए लाइफ में, और उसी से इंस्पायर हुए जो आपके बारे में सोचता है, ठीक है। जैसे आपके माता पिता आपके बारे में सोचते हैं, आपके गुरु सोचते हैं, या कुछ ऐसे भी फ्रेंड होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, वो आपके बारे में सोचते हैं। तो उतना ही में आप सीमित रहिए जब तक आप पढ़ते हैं, और जब नहीं पढ़ते हैं तो भाई जो करना है आप कीजिए, उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि 45, अब 45 का मतलब क्या हुआ। कुछ बच्चे इस तरीके से पूछ देंगे कि जानते हैं सर से अगर हमको बोलना रहेगा कि 7:45, भाई रूल नहीं बताता है, टाइम का रूल ये नहीं बताता है कि 7:45, ये बताता है कि 7:45 को आप 7:45 में बताओ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया बाबू कि ये बोला 45 मिनट। तो अब जिसे यहाँ लिखा पौने, अब लिख दीजिए कि 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, ठीक है ना, 9 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, और ठीक है ना, 6:45 बजे हैं। अब चलिए कोई बात नहीं, तो ईट लिखेंगे, देख रहे हैं ना, इट इज। और उसके बाद मैंने क्या लिखा कि जरा सा देखिए कि टू का हिंदी देर है। मैंने बोला पास्ट मीन्स बीत चुका है, टू मीन्स देर है, अबाउट मीन्स लगभग, टाइम के लिए। आप अबाउट मीन्स के बारे में भी जानते होंगे, के संबंध में मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टाइम पढ़ा रहा हूँ। और मैंने क्या बोला कि 0 से एडवांस लेवल आपको ले जाएंगे, एकदम हाई प्रोफाइल का इंग्लिश आपको सिखाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना जानेंगे, सब कुछ आप जानेंगे। 6:45 बजे हैं, तो भाई इट इज। और मैंने क्या बताया कि 6:15 और 1/4 के लिए क्वार्टर बताया कि नहीं बताया, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, बोर्ड पर लिखे थे ना जी। अब यहाँ पे इट इज कह रहे हैं और यहाँ पे लिख देंगे क्वार्टर। तो भाई ये तो पास्ट था, मतलब 7:08 वो तो उतना हो रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि पौने, मतलब 7:45, यानी 8 बजे में 15 मिनट देर। और देर है कि अंग्रेजी हमने क्या सीखा है, तो 2 सीखा है। तो मैंने बोला कि इट इज 1/4, और यहाँ मैंने क्या लिखा है भाई 7:45 बजे हैं, तो 7 और ओ क्लॉक कर दिया। अगर मैंने कहा 7:45 बजे हैं, तो यहाँ पे क्वार्टर ई सब ऐसे ही रहेगा मेरे बाबू, और यहाँ पे केवल 8 कर देंगे, 8 o'clock। अब 9:15 बजे हैं, तो ये सब ऐसे ही रहेगा, खाली यहाँ पे 9 कर देंगे, सब कुछ सही हो। 7:45 बजे हैं, इट इज 7:45 o'clock, 9:15 बजे हैं, इट इज 8:45 o'clock, 9:10 बजे हैं, इट इज 10:45 o'clock। लेकिन यहाँ पे फिर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और क्या प्रॉब्लम होगा जरा समझिए मेरे बाबू। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप तो कह दिए कि सर 7:45 का तो बता दिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा सेंटेंस हमारे पास रहेगा कि 7 बजने में 7 मिनट देर है, या फिर इस तरह का सेंटेंस रहेगा। मान लीजिए वो सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, 7 बजने में, ठीक है ना, 7 मिनट, ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए 7 मिनट देर है, 7 मिनट देर है, ठीक है। या कहें कि 8 बजने में 5 मिनट देर है। अरे बाबू एक चीज समझिए, देर का अंग्रेजी तो हम तुमको 2 बता चुके हैं, क्या मेरे भाई। अब मैंने क्या बताया आप समझो, 2 बता चुके हैं। अब यहाँ पे ईटी से तो शुरुआत करने के लिए मैंने बताया, और मिनट लगाने के लिए बताया। तो बताओ कि 7 बजने में 7 मिनट देर है, तो 7 लिखने में आपको कोई दिक्कत है? इट इज 7 मिनट्स लिखेंगे ना, और 2 और 7 o'clock, मतलब हो गया कि 7 बजे में 7 मिनट देर है। लेकिन अगर यही है कि 8 बजने में 5 मिनट देर है, तो ईट लिखो इज, इतना तो हमको लिखना है, मिनट देना है, तो कितना मिनट है, तो 8 मिनट्स है, लिख दिए। फिर उसके बाद देर है का अंग्रेजी क्या है, तो 2 है, वो भी लिख दिए। अब फिर इसके बाद जब हम लोग चले तो आवर की बात किए, तो हमने क्या बोला 8 बजने में, और ओ क्लॉक देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये हो गया इट इज 8 मिनट्स टू 8 o'clock, इट इज 7 मिनट्स टू 7 o'clock। 7 बजने में 7 मिनट देर है, 8 बजने में 5 मिनट देर है। अब बोले कि 10 बजने में 10 मिनट देर है, तो सिंपल सी बात है कि इट इज बोलेंगे, 10 मिनट्स बोलेंगे, फिर उसके बाद 2 बोलेंगे, फिर उसके बाद 10 बोलेंगे, फिर उसके बाद 2 o'clock। लेकिन मेरे भाई अगर हम ये भी बोलते 10 मिनट्स टू 10 o'clock, तभी सेंटेंस सही हो जाता। और अगर ये बोलते कि 10 to 10, इससे भी सेंटेंस सही हो जाता है। एकदम शॉर्ट में भी बोलते, क्यों? क्योंकि आपने टाइम पूछा था, उसने जवाब भी टाइम के बारे में बताया। आप जान रहे हैं कि 2 क्या होता है, यानी 10 बजने में 10 मिनट, और आवर की जगह पर आवर लगेगा, मिनट की जगह पर मिनट लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो बाबू देर रहेगा, तो एक बार फिर 5 मिनट बीत चुका है, 2 का मतलब देर है। अब आते हैं लगभग की तरफ, ठीक है ना। अब क्या आते हैं, लगभग की तरफ। तो ये जो अब लगभग में हम लोग चलेंगे, तो जरा सा देखिए कि क्या करेंगे भाई।
वीडियो को अंत तक देखिएगा बाबू, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, बहुत सारे हमारे भाई बहन को फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो बाबू आगे हम लोग चलते हैं। तो यहां पे मैंने क्या बोला, ठीक है ना, कि इट इज और एम लगभग 10 बजे हैं। जरा सा देखिए, मैं फिर समराइज कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने पूछा व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपने बोला 7 बजे, या बोला 7:05, 10 मिनट, या 14 मिनट, या बोला आप 7:15 बजे, या बोला 7:20 हुए हैं, फिर बोला 7:30 बजे, फिर बोला 35:40, फिर उसके बाद आपने बोला 45 के लिए आपने बोला कि पौने का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बोला कि कितना बजे में कितना मिनट दे रहे हैं, 8 बजने में 10 मिनट दे रहे हैं, 10 बजने में 10 मिनट दे रहे हैं, और अब हो गया कि लगभग 8 बजे, लगभग 10 बजे। यही टाइम पूछते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, लगभग 10 बजे। तो कुछ नहीं, इट इज तो हमारे पास पहले से ही है, तो भैया मिनट तो है ही नहीं, आप तो लगभग बोल रहे हो, तो इसको तो हटाओ। और उसके बाद अबाउट मीन्स लगभग हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे कहो इट इज अबाउट, और उसके बाद कितना कह रहे हो, लगभग 10 बजे हैं, तो 10 ओ, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे क्लॉक। तो अब यहाँ पे अबाउट 10 भी बोलते हैं तब भी हम समझ जाते हैं कि 10 बजे, अबाउट 10 o'clock बोलते फिर भी समझ जाते हैं कि 10 बजे, इट इज अबाउट 10 बोलते फिर भी समझ जाते हैं कि 10 बजे, या फिर इस तरीके से भी बोलते पूरा इट इज अबाउट 10 o'clock, तो भी हम सेंटेंस में समझ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई इतना तो चीज हुआ, लेकिन कुछ आपको अलग से भी सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। तो आज मैंने आपको सिखाया टाइम, और मैंने सिखाया डेट, और थोड़ा सा सॉरी स्टाइल मैंने बताया। एक्सक्यूज मी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पार्डन प्लीज कहाँ पे हम लोग बोलते हैं, सॉरी कहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, ब्लंडर कहाँ पे बोलते हैं, मिस्टेक कहाँ पे बोलते हैं, फॉरगिव कहाँ पे बोलते हैं, अपोलोजाइज कहाँ पे बोलते हैं, और बेहतरीन तरीके से मैंने इस वीडियो में समझाया। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है। संभावित ट्रांसलेशन क्या क्या हो सकता है घड़ी से संबंधित, जो आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये संभावित ट्रांसलेशन आप जान रहे हैं तो फिर टाइम पर आपका कमांड हो जाएगा, टाइम से रिलेटेड किसी भी तरह के ट्रांसलेशन को आप बना लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, क्या बाबू, क्या आपके पास घड़ी है? अगर ये ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए मिल जाएगा तो क्या करेंगे। देखो मेरे भाई, मैं बता रहा हूं, एक चीज तो दिमाग में बैठा लेना। मैंने क्या बोला कि आई बिलोंग टू बिहार बोर्ड, आई हैड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आई हैव बीन फेल्यूर इन इंटरव्यू, बट व्हेन आई हैव बीन फेल्यूर इन इंटरव्यू एंड कम बैक my host, then I started crying over. My mother asked, what are you doing? So I that's have told about that, mommy, that's have been failure in my life because I had not first interview. Then my mommy that's have been given me consolation. You know what, Babu, once again this will prepare, and I am giving you money that you will go to learn English. And earlier I don't know what is the importance of English, but today that's I know what is the importance of English. Why every child is going to attend the class in CBSE board? देयर न्यूटन्स लॉ विल चेंज देयर। 3 को नियम पढ़े हैं तो वहां 4 को नियम पढ़ लेंगे। a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर की जगह पर कुछ दूसरा हो जाएगा। नो बाबू, नथिंग विल बी चेंज्ड हियर, ओनली मीडियम विल बी चेंज। Hindi language this will be also taught in your classroom, but there that will go to attend the class in English medium. And I think always the same also trying to make you understand, Babu, try to understand what is the importance of English. If you will know importance of English, you will know value of English, that will also start to get respect and regard in your society. That is why please care and mind it what I am teaching in your classroom. ये कह रहे हैं क्या आपके पास घड़ी है? भाई कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जो रटना पड़ता है, आप रटो, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्या करोगे, हम लोग का क्रिएशन नहीं आता है डायरेक्ट अंग्रेजी में, हम लोग जवाहरलाल नेहरू नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि यार क्या आपके पास घड़ी है, तो बनाएंगे डू यू हैव अ वॉच ऑन यू, याद रहेगा, डू यू हैव अ वॉच ऑन यू, क्या आपके पास घड़ी है, डू यू हैव अ वॉच ऑन यू, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं। फिर से, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, याद रहेगा ना बाबू, डू यू नो टेलिंग द टाइम, डू यू नो टेलिंग द टाइम। आप दोनों में से कोई भी यूज करें, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं,
बाबू क्या आपके पास घड़ी है? डू यू हैव द वॉच ऑन यू? क्या आप घड़ी देखना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम? डू यू नो टेलिंग द टाइम? दिमाग में रखिएगा। 2 4 5 देखो बाबू, बूंद बूंद तालाब भरता है, सुने होंगे। जस्ट उसी तरीके से आपको, क्या आप नियमित रूप से घड़ी में चाबी देते हैं? विन मीन्स होता है चाबी देना। डू यू विन योर वॉच रेगुलरली? डू यू विन योर वॉच रेगुलरली? क्या आप नियमित रूप से घड़ी में चाबी देते हैं? मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज स्टॉप्ड। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज स्टॉप्ड। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज स्टॉप्ड। एक बार मेरे साथ आप बोल दीजिएगा ना, पक्का आपको याद होगा, क्योंकि मैं बहुत बार रिवीजन करवाता हूं मेरे भाई। आपको मैं फीलिंग्स नहीं होने दूंगा कि आप क्लासरूम में हो या फिर आप महिंद्रा इंग्लिश हब के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या आपकी घड़ी सुस्त है? मेरे भाई स्लो का मतलब सुस्त होता है, फास्ट का मतलब तेज होता है। घड़ी फास्ट है, फास्ट हम लोग बोलते हैं स्लो यानी सुस्त। क्या आपकी घड़ी सुस्त है? इज योर वॉच स्लो? इज योर वॉच स्लो? अब यहाँ पे क्या आपकी घड़ी तेज है? इज योर वॉच फास्ट? आसान है ना? है ना आसान? बस खाली आपका फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका कॉपरेशन होना चाहिए। मुझे सीखना है। अगर आपका सीखने का लगन है तो मुझे भी सिखाने का लगन है, और सिखा के छोड़ेंगे। अब ये जो है, क्या आपकी घड़ी तेज है? इज योर वॉच फास्ट? कह रहे क्या आपकी घड़ी सुस्त है? इज योर वॉच स्लो? कह रहे ये घड़ी 5 मिनट सुस्त है। दिस वॉच लॉस्ट 5 मिनट्स। मैंने पहले ही बताया भाई, मिनट भी लगा सकते हैं, मिनट्स भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों प्रकार का रूल पढ़ा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यह घड़ी 5 मिनट तेज है। देख लीजिए, दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट। ये लॉसेज 5 मिनट्स हो गया, यहाँ पे गेन्स 5 मिनट्स हो। अगर सुस्त है तो लॉसेज हो जाएगा, अगर तेज है तो गेन्स हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ कह रहे हैं यह घड़ी रेडियो से मिली हुई है। ये घड़ी रेडियो से मिली हुई है, तो बोलेंगे दिस वॉच इज टाइम टू द रेडियो। दिस वॉच इज टाइम टू द रेडियो। और एक और वर्ड वहां पे टाइम टू राइज होता है, सिंक्रोनाइज, SYNCHORISED। सिंक्रोनाइज मीन्स भी होता है मिला हुआ, SYNCHORISED। इसका मतलब भी होता है, जैसे कह रहे हैं कि मेरा घड़ी जो है टीवी टाइम से मिला हुआ, तो माई वॉच इज सिंक्रोनाइज टू द टीवी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। बाबू एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। क्या आपके पास घड़ी है? डू यू हैव अ वॉच ऑन यू? अब दूसरा है, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम? फिर बना सकते हैं उसका एक बार, डू यू नो टेलिंग द टाइम? क्या आप नियमित रूप से घड़ी में चाबी देते हैं? वेल्ड योर वॉच रेगुलरली? मैंने बोला मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज स्टॉप्ड। क्या आपकी घड़ी सुस्त है? इज योर वॉच स्लो? मैंने बोला इज योर वॉच स्लो? क्या आपकी घड़ी तेज है? इज योर वॉच फास्ट? फिर मैंने बोला यह घड़ी 5 मिनट सुस्त है। दिस वॉच लॉसेज 5 मिनट्स। यह घड़ी 5 मिनट तेज है। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स। मैंने बोला यह घड़ी रेडियो से मिली हुई है। दिस वॉच इज टाइम टू द रेडियो। और सिंक्रोनाइज्ड वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे बापू, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो देख करके आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।